पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। कई महीनों की भागदौड़ और मशक्क़त के बाद आज मान साहब से मिलना हो पाया है। कभी ये उपलब्ध थे, कभी मैं उपलब्ध नहीं था। मान साहब 2 बार बाड़ा हल्के के विधायक रहे हैं, 77 में और 87 में। मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का जमाना इन्होंने राजनीति में देखा है। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम में इनका रास्ता उनसे पड़ा है। तो मान साहब के जीवन की जो राजनीतिक घटनाएं हैं या मान साहब के जो अनुभव हैं, इनको सुनाने में भी वक्त लगेगा और आपको उन चीज़ों को समझने में भी वक्त लगेगा। इसलिए आज पूरी फुर्सत से मान साहब से बात करेंगे। जी कीजिए। मान साहब स्वागत है आपका चर्चा। जी थैंक यू धर्मेंद्र जी। मेरा ये कहना है, जितने दिन मैं जो देवलाल के साथ रहा या बाद में भी उनके वारिस ओम प्रकाश चौटाला बने, उसकी वजह है लोग जो कुछ फालतू की भी बातें कहते हैं वो नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक कारणों से उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को चुना। अच्छा, वो भी बता देता हूँ मैं। वो ये है कि चौधरी देवलाल अक्सर कहते थे कि कौम नेता बनाती है। अच्छा, उसको थोड़ा सा आप विश्लेषण करोगे, चीर फाड़ करोगे तो कौम से उनका मतलब एक जाति विशेष से था या लोगों से था? जैसे चाहे वो किसान के नाम से ज़्यादा करते थे, वो किसान को जाट का नाम नहीं लेते थे, टू वेरी फ्रैंक। लेकिन वो ये सोचते थे कि यदि कौम नेता बनाएगी जिसमें जाट भी कम्युनिटी भी आ गई, तो कौम यदि आपके साथ है तो ही नेता बनोगे। अच्छा, और वो नेशनल लेवल पे उन्होंने जो किया उससे आप समझ भी सकते हो कि उन्होंने नाथुराम मेहता उस टाइम एक स्टालवर्ड्स थे राजस्थान की राजनीति में। हाँ। अजीत सिंह भी चरण सिंह के वारिस बन चुके थे, उनके चांस थे मुख्यमंत्री बनने के जी। लेकिन वो चौधरी देवीलाल ने उनको फुड्डे लाइन लगा दिया, नहीं बनने दिया। तो उनका एक विरोधाभास है उनके जीवन का, चौधरी देवीलाल का। अच्छा, कि उन्हें नहीं बनने दिया। लेकिन वो उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि वो हरियाणा में इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते थे। अच्छा, एक ये लिहाज थी कि जिन लोगों को ग्रूम किया आपने, उनके खिलाफ अच्छा नहीं लगेगा। ये काम हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला कर सकता था, उनके परिवार में और कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, यहाँ तक कि कांग्रेस के बलराम जाखड़ को भी सिक्कर में जाके इसलिए रहा कि दूसरी पार्टियों में भी कोई नेता ना हो, केवल खुद हो और खुद का परिवार हो, देश में खुद हो और हरियाणा में ओम प्रकाश। तो चौधरी देवीलाल की जिन जिन लोगों के साथ आत्मीयता थी, जब चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गया और पार्टी उसके कब्जे में आ गई, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस पर पूरा अमल किया और उन सबको एक एक करके निकाल दिया। आखिरी निशानी संपत सिंह बचा, वो खुद छोड़ के चले गए। अच्छा, उस समय आप मुख्य संसदीय सचिव थे? हाँ, मैं मुख्य संसदीय सचिव। और आपको निकाल दिया था? मैं महम कांड पे जो पार्टी के स्टैंड के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था हमने 3-4 आदमियों ने। चौधरी रणजीत सिंह भी थे, जिसमें रघुवीर सिंह कादियान भी थे, मैं भी था। अच्छा, हाँ, कई लोग थे। इस्तीफा दे दिया तो वो और खुंदक बढ़ गई। चौटाला की मैं कभी पसंद नहीं बना। इस्तीफा किस चीज़ से दिया आपने? अपने मुख्य संसदीय सचिव से? मुख्य संसदीय सचिव से। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से राज किया, तो उससे चौधरी देवीलाल ने जो ख्याति अर्जित की थी, जो पंचायती नेता होने की, जो लोगों की चिंता करने वाले नेता की, वो सब एक परिवारवादी घोषित हो गए वो। और उन दिनों महाभारत चल रही थी। मेरे घर पे नोटिस चिपकाया गया, नोटिस दिया भी नहीं मुझे। अच्छा। घर के आगे चिपका दिया। तो मैंने उनको एक 9 पेज का लेटर लिखा। क्या नोटिस दिया आपको? कि क्यों ना आपको पार्टीशन निष्कासित कर दिया। चिपका गए? चिपका गए। तो तब मुख्यमंत्री चौटाला साहब थे? ओम प्रकाश चौटाला थे। उन्हीं की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव थे? हाँ, उन्होंने मेरे को चौधरी देवलाल के दबाव के बाद कि आप इसे बिगाड़ो मत, तो मेरे को उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव बनाया। लेकिन मेरे को महकमा दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ नहीं था। अच्छा, हिसार यूनिवर्सिटी में था, एक कमरे का। हालांकि वो आपकी पसंद का महकमा था? हाँ था, लेकिन उस टाइम वो महकमा की कोई वैल्यू नहीं थी। उस टाइम अच्छा,
मतलब किस चीज़ की उस समय क्या देता है, इससे आँकी जानी चाहिए। कोई नहीं, मैंने ये महसूस नहीं किया। अच्छा। तो उन दिनों महाभारत चल रही थी, तो मैंने उस लेटर में, ये बहुत कम मौका कोई आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी इतना पावरफुल हो गया हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, उसका बेटा पार्टी का भी मालिक हो, चीफ मिनिस्टर भी हो, और उनके खिलाफ कोई बगावत करे, कोई चिट्ठी भी लिख दे या दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मान साहब ने एक 9 पेज का लेटर उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को लिखा था, और उस लेटर की चर्चाएं आज भी हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में होती हैं। और उसके बाद इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी और निकाल दिया गया था इनको उस लेटर के बाद। तो मान साहब वो लेटर की कहानी क्या है? मैंने उसमें साफ साफ लिखा, मैंने कहा चौधरी देवीलाल को देखिए कि हमने युग पुरुष बनाया। हमने का मतलब थे जो संघर्ष में उनके साथ थे जी। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मेरे मतलब ये नहीं लिखा मैंने कि हमने आपको युग पुरुष बनाया, यानी अच्छा। उस टीम ने जो चौधरी देवीलाल राइज कर रहे थे और लोग उनके साथ खड़े होते जा रहे थे, उसकी उपेक्षा करके और बेटे को अधिमान दिया उन्होंने, और उन सब को एक एक करके खुडे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि ये राजनीतिक ठगी है। अच्छा। हमने आपको युग पुरुष बनाया और चौटाला ने आपको धृतराष्ट्र बना दिया। आप प्रासंगिकता ये बनी क्योंकि महाभारत चल रही थी और लोग बड़े चाव से देखते थे। यहाँ तक कि गाड़ियाँ रोक करके डब्बों में जो टीवी लग रहे थे उनमें देखते थे। कितना चाव था देखने कि हमने आपको विषम पितामह बनाया, इन्होंने धृतराष्ट्र बना दिया। तो वो वाइडली पब्लिश्ड हुआ, यहाँ तक केरला की मनोरमा पत्रिका तक में भी प्रकाशित हुआ। कुछ अखबारों ने लोकप्रिय मैगजीन थी, ज्यों का त्यों छापा, कुछ ने एडिटोरियल भी लिखे, दैनिक काफ़ी चर्चा रही उसकी लेटर। हाँ जी। तो वो मैंने लिखा, तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया। तो मैंने जो चीज़ महसूस की, मेरे कोई दुर्भावना नहीं थी, मैं कोई चौटाला के व्यक्तिगत तौर पर खिलाफ नहीं था। मैं उसके जो उसका चौधरी देवीलाल की जिनसे आत्मीयता थी उनके प्रति जो उनका रवैया था, और जनता की तकलीफ़ को समझने की बजाय उनको लूट खसोट की जो एक थी, वो ये नहीं थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनने पे आई जी। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जो मेरे से चर्चा भी करते थे, कहते थे कि यदि पैसे होते तो मैं 82 में सीएम बनता, भजनलाल नहीं बनता। अच्छा, पैसे होते थे। हाँ, तो वो ये सोचते थे कि उनके घर में पैसा ऐंठने का काम कौन कर सकता, वो खुद नहीं करते थे। जो फक्कड़ आदमी थे, जो पैसा होता था शाम तक कार्यकर्ताओं में फक्कड़पने में उड़ा देते थे। तो वो उनका स्वभाव दूसरा था, लेकिन वो देखते थे कि परिवार में ये आदमी है, भाषण अच्छा कला किसमें है, वो भी अपने परिवार में उसमें देखते थे। एक जो खास करके किसानों में लगा लो या चाहे दूसरी भी क्लासेस में लगा लो कि बड़ा बेटा ही वारिस होना चाहिए, तो वो बड़े भी थे। फिर उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, तो फिजिकल हैंडीकेप होने के नाते वो मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकते थे, धोती कमीज कुर्ता रखते थे, तो वो भी वही रखते थे। यानी उनके जो मापदंड थे एक हरियाणा की राजनीति में एक परफेक्ट लीडर में क्या क्या होने चाहिए, वो अपने परिवार में केवल ओम प्रकाश, एक वो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, घूमते रहते थे। हालांकि उनका मकसद कुछ भी रहा हो, चाहे माड़ाएँ बटोरना हुआ हो, लेकिन वो जाते रहते थे। हाँ, जाते रहते थे, लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो वो सब शर्तें केवल ओम प्रकाश चौटाला पूरा करते थे। लोगों ने फालतू की भी बातें करते थे, वो एक रंजिश की वजह से करते थे, विशुद्ध राजनीतिक कारण थे, और उन्हीं कारणों की वजह से ओम प्रकाश चौटाला उनका वारिस हुआ। मतलब बहुत सोच समझ के उन्होंने सोच समझ के फैसला, लेकिन उन्होंने आपको तो बाहर नहीं, वो मेरा पर्सनल बात नहीं है। हाँ, मतलब बात एक तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक बात है। ये कारण है कि देवीलाल जी ने चौटाला साहब का चयन किया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी से। रण सिंह मान जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, मेरा कोई सवाल छूट गया हो, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, ये कई हिस्सों में आएगी, तो आप लगातार हरिभूमि टीवी देखते रहिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे भी पूछ सकते हैं।
और हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि मान साहब से ज़रूर आप बात करिए, तो ये इच्छा आज पूरी हो गई है। इसका एक सेशन और कभी जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर कभी लगाएंगे। लंबी थोड़ी हिस्ट्री है ये। हाँ।